नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ गया। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? इस वक्त की अभिनेता पवन सिंह को खेसारी लाल ने खरी खरी सुनाई है। पवन सिंह से विवाद पर खेसारी लाल खुलकर बोले हैं और खरी खरी सुनाई है। उन्होंने साफ कहा है कि जब बात इधर से निकलेगी तो इधर से भी बात निकलती है। और पवन लंबे समय से खेसारी लाल को काफी कुछ कहते रहे और उसका जवाब अब खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया है। और उन्होंने साफ कहा है कि वो पवन सिंह से लंबे समय से नहीं मिले हैं और जैसे पटीदार लड़ते हैं वैसे कलाकार भी लड़ते हैं। ये बयान खेसारी लाल ने दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि नेता भी एक दूसरे की बात करते हैं, हम कलाकारी करने आए हैं। विभा, बहुत शुक्रिया आलिम इस खबर के लिए। तो देखिए कैसे जो पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच का विवाद है वो बयानों के जरिए अब भी बरकरार नजर आता है। पवन सिंह से विवाद पर हालांकि खेसारी लाल ने ये कहा है कि देखिए उधर से कुछ बात निकलती है तब इधर से बात जाती है, और पवन सिंह से विवाद पर खेसारी लाल ने ये कहा कि ये विवाद राजनेताओं में भी होता है, उनके बीच भी बयानों के तीर चलाए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, और हम भी कलाकार हैं, हमारे बीच भी ऐसी चीजें बनती हैं। जरा सुनिए खेसारी लाल ने कहा क्या है। अभी क्या भाई भाई है, नाराजगी देखिए, नाराजगी कभी नहीं थी, न उनके तरफ से न मेरे तरफ से। एक बात पे बात आती है तो बात निकलती है, उधर से कुछ बात होती है तो इधर से कुछ बात होती है। नाराजगी किसी, देखिए हम यहाँ कलाकारी करने आए हैं, हम यहाँ लोगों का एंटरटेन करने आए हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ हमारा जमीन का झंझट है और चाहे हमारा विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बात चीजें होती है जब आदमी, अब दो नेता चाहे दो विपक्ष के नेता होते हैं तो एक दूसरे की बातें तो करते ही हैं। उसी तरह हर दुनिया में है, अगर गांव में है दो पटीदार हैं तो बात तो करते ही हैं, उनमें बातें भी होती है, उनमें प्यार भी होता है, उनमें झगड़ा भी होता है। अभी ज्यादा प्यार है कि ज्यादा झगड़ा है? देखिए, हम तो मिले बहुत दिन हो गए, तो मिलेंगे तो बताएंगे जो प्यार में है कि झगड़े में है। तो खेसारी लाल ने इशारों में ये कहा कि मुलाकात नहीं हुई बहुत दिनों से, लेकिन अगर हमारे बीच में कुछ अनबन भी है, कुछ बाती भी है तो वो स्वाभाविक है, हर जगह होती है, हर किसी में होती है, उसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव ने बाबा बागेश्वर के प्रति भी अपनी आस्था दिखाई। खेसारी लाल ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति उनकी अटूट आस्था है। खेसारी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि कोई हिंदू धर्म की बात कर रहा है। मेरा विश्वास हमेशा लोगों में रहता है, वो भी एक आस्था है, और लोगों तक धर्म की बातें पहुंचा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतर है। कि बहुत ऐसे कम लोग हैं जो धर्म की बातों को दुनिया में बिखेरते हैं और दुनिया के दिल में पैदा करते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा। तो वो श्रद्धा मेरे और दुनिया में कोई भी चीजें किसी ना किसी को तो पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के मतलब क्या होते हैं, भगवान के चौपाई के मतलब क्या होते हैं, रामायण का मतलब क्या होता है, भागवत गीता का मतलब क्या होता है, ये सबको पता नहीं है। तो किसी ना किसी के माध्यम से जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ी खबर अररिया से, जहां अंतरजातीय विवाह से नाराज परिवार के लोग जिस लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे उसे पुलिस ने मुक्त करा लिया है। सोशल मीडिया पर बथनाहा के एक दुल्हन को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लड़की को मुक्त कराया है। जानकारी के अनुसार लड़की के भाई का ही ये वीडियो था, यानी कि इस लड़की को जबरन उठाकर ले जाने वाले बाइक पर सवार जो दो शख्स आपको नजर आ रही है, दोनों भाई है इस लड़की के। अब अररिया पुलिस ने सगे भाइयों पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो ये तस्वीर जरा देख लीजिए, लाल घेरे में जो लड़की आपको नजर आ रही है, इसने अंतर जातीय विवाह किया और इसी की वजह से परिवार वाले नाराज थे, और ये दो शख्स जो आपको बाइक पर इसे जबरन उठाकर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं सके, जिसके बाद ये वीडियो जो है वो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। पुलिस ने हालांकि अब कार्रवाई करते हुए इस लड़की को, इस युवती को मुक्त करा लिया है और दोनों भाइयों पर कार्रवाई की बात कह रही है। ये 3/6/23 को लगभग 4 बजे शाम में एक मोटरसाइकिल के बीच में
एक बच्ची को बिठाकर चिल्लाते हुए ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो पे हम लोगों ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए बथनाहा ओपी अध्यक्ष के द्वारा पीड़िता को बरामद कर लिया गया है। पीड़िता से पूछताछ के क्रम में पाया गया कि पीड़िता श्याम नगर बथनाहा की रहने वाली है और एक ग्रामीण से ही उसे प्रेम प्रसंग था जिसमें वह शादी कर ली थी। शादी के बाद पीड़िता के भाई आनंद और रूपेश, जो वीडियो में दिख रहे हैं दोनों, एक आनंद और एक रूपेश हैं, वह दोनों पीड़िता को जबरन मोटरसाइकिल पर उठाकर घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के द्वारा पीड़िता को बरामद कर लिया गया है तथा उसका बयान माननीय न्यायालय के सामने कराया जा रहा है। खबर बांका के अमरपुर से, जहां गोरगम्मा पंचायत की मुखिया पूनम देवी से 50,000 की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पोखर खुदाई के एवज में मुखिया से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। पीड़ित मुखिया पूनम देवी ने कहा कि वो मनरेगा के तहत अमृत सरोवर योजना से कजरा गांव में पोखर खुदवाई का काम करवा रही थी। बीती रात गांव के ही आशीष कुमार तूफान, परशुराम सिंह समेत 5 लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर पर पहुंच जाते हैं, गाली गलौज करने लगे। मुखिया ने आरोप लगाया कि आशीष कुमार तूफान ने देसी पिस्टल दिखाते हुए 50,000 रुपए की रंगदारी देने की मांग की और पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। इस संबंध में पीड़ित मुखिया ने थाने में लिखित आवेदन देकर धमकी देने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की और खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दारू पी करके रात में करीब 10 बजे मेरे घर के दरवाजे पे चढ़ के गाली गलौज कर रहा था, पूरा हंगामा किया। तब सभी ग्रामीण ने मिलकर के सब उसको रगेदा और पास में उसके पिस्टल भी था। तो क्या मांगता है आपसे? मांग रहा था 50,000 रुपया दीजिए, अमृत सरोवर पोखर खनवा दें आप, हमको रंगदारी टैक्स चाहिए तब आप कीजिए। और बराबर घर के इर्द गिर्द गाली गलौज बकते रहता है और हम लोग कई बार उसको बोले कि काहे तुम लोग गाड़ी बकते हो, हमारे समझाए हैं। पी खा करके रोज हमारे घर के सामने में गाली गलौज बकता है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम बलबीर कुमार सिंह मुखिया जी के पति हैं। जी, और जान माल का खतरा है, बराबर धमकी देता है, जान मार देंगे। इस पर प्रभारी साहब से हम आर्जू विनती करेंगे कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हमारा जान माल का खतरा है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर जेटू एमएलसी के यहां ईडी की छापेमारी चलती हुई। राधाचरण सेठ के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। 24 से अधिक ठिकाने इसमें शामिल है। पार्टनर अशोक प्रसाद के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। बिहार और झारखंड में ईडी की दबिश इस वक्त साफ नजर आती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ठिकानों पर भी ईडी की टीम की तरफ से कार्रवाई होती हुई। कुछ महीने पहले भी आयकर विभाग ने छापेमारी की घटना को अंजाम दिया था। 4 दिन तक ये छापेमारी उस वक्त चली भी थी। 200 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का आयकर विभाग ने खुलासा भी किया था। पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित जेटू एमएलसी राधाचरण सेठ के आवास से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। जेडीयू राधाचरण सेठ के 24 ठिकानों पर आज फिर से छापेमारी हो रही है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के 24 जगहों पर छापेमारी चल रही है और ये उनके पटना का आवास है, बीरचंद पटेल पथ पर है। यहाँ भी ईडी की छापेमारी चल रही है। पुलिस यहाँ भी पहुंची है और पुलिस के लिस्ट में जो भी ईडी के लिस्ट में जो भी लोग हैं उन पर लगातार छापेमारी चल रही है। और आज भी सुबह से ही ईडी के द्वारा राधाचरण सेठ, जो कि जदयू के एमएलसी है और उनके पार्टनर हैं, उन दोनों पर छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट के अनुसार ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और आज भी जो राधाचरण सेठ हैं उनके 24 ठिकानों पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। दानापुर से, जहां लालू प्रसाद के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव के यहाँ ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। सुभाष यादव के नरियल घाट स्थित आवास पर छापेमारी होती हुई। वहीं सुभाष यादव के यहां दूसरी बार ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आवास की, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुभाष यादव के यहां ईडी की टीम इस वक्त इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रघुवानी घाट पुल हादसे पर गंभीर आरोप जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव की तरफ से लगाए गए हैं और ये आरोप लगाए प्रत्यामृत पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस जांच टीम से
प्रत्यय अमृत को बाहर रखा जाए। डॉक्टर संजीव की तरफ से बड़ा बयान है और उन्होंने कहा कि हादसे के लिए अपर मुख्य सचिव जिम्मेदार हैं। प्रत्यय अमृत पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। सीएम को मामले से डॉक्टर संजीव का कहना है कि वो अवगत जरूर कराएंगे। हाईकोर्ट के जज से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। टेक्निकल टीम से जांच कराने की मांग की गई। वहीं इस घटना में प्रधान सचिव की जांच भूमिका किस तरीके से रही उसकी भी जांच हो। जांच से प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को अलग रखा जाए, उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे जांच की प्रक्रिया में ना हो। कि जिस तरह से ये पुल गिरा है वैसा पुल जनरली गिरता नहीं है, तो कुछ डेफिनेटली ये इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट होगा, प्लस पदाधिकारियों की मिलीभगत होगी, तभी ये दुर्घटना हुई है। क्योंकि मैं इसको पहले ही सदन के माध्यम से पर्सनली मिल के पदाधिकारियों को मैं इसके अवगत कराया था कि ऐसा संभावना है कि दुर्घटना घटेगा, वो घट गया। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत क्विक एक्शन लिया, जांच का आदेश दिया है। मुझे विश्वास है कि भाई अच्छे से जांच होगा। तो कल जांच का आदेश दिया गया है अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इस पूरे मामले की जांच, जो इस पूरी घटना को देख रहे हैं। अब जिनके मार्गदर्शन में घटना घटी है उनको इस जांच से अलग रखना चाहिए मेरे हिसाब से। किन है? प्रत्यय अमृत जी को, क्योंकि इनको तो मैं पहले इनके संज्ञान में लाया था मामला को। इनका अगर देखा जाए, मिस्टेक देखा जाए, तो मैं इनको खुल के एक चीज बताया, तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ये आदमी, तो उसी के कारण ये गलती हुआ है। और बाकी हर तरह से जांच होनी चाहिए इस पे, बाकी भी। यानी कि जो ब्रिज गिरा उसके लिए प्रत्यय अमृत को जिम्मेदार आप ठहराते हैं? उसके लिए यही नहीं, जो कि ये डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती ही है। ये जिम्मेदारी लें और बाकी भी जितने लोग हैं डिपार्टमेंट्स के, जो इंजीनियर्स हैं, चाहे जो संवेदक हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक आदमी के गलतियों से ऐसा नहीं हो सकता है। इस बारे में कभी आप मिले थे प्रत्यय अमृत से इसके पहले कभी? मिले थे। मैं उनको फोटो दिखाया कि जो पिलर अभी ध्वस्त हुआ है उनका मैं फोटो दिखाया। 10 और 11 नंबर पिलर पे देखिए क्रैक्स आ रहा है, तो मैं उनको दिखाया था अच्छे से ये सब चीज। तब उन्होंने क्या कहा था? वो बोले कि हम लोग डिसमेंटल कराएंगे, लेकिन डिसमेंटल हुआ नहीं वो पिलर, और उसी पे फिर से आगे कंस्ट्रक्शन होता चला गया। तो रिजल्ट आपने देख ही लिया क्या हुआ है। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए उन्हें ही कहा है। तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह करूंगा कि वैसे आदमी को जांच से दूर रखा जाए जिनके मार्गदर्शन में ये दुर्घटनाएं घटी है। एक नए तरीके से बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको दें, या तो कोई जजेस जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो उधर पुल हादसे पर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार पुल गिरने से तकलीफ होती है। कल खगड़िया में सुल्तानगंज अगवानी पुल ताश के पत्तों की तरह धराशायी होकर गंगा नदी में विलीन हो गया, जिसे लेकर सरकार के कामकाज पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है। ये सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा, वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा। कार्रवाई होगी सर, जो दोषी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे, कल ही तो हम बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला, वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत। तो सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद जहाज घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के मन में डर समा चुका है। लोग जहाज घाट पहुंचने से परहेज कर रहे हैं।
पहले जहाज घाट से सैकड़ों की संख्या में लोगों की आवाजाही हुआ करती थी। सुल्तानगंज जहाज घाट से नाव पर सवार होकर लोग खगड़िया, महेशखूंट और परबत्ता जाया करते थे, लेकिन आज का वक्त है जब यहां पर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद से जहाज घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह जहाज घाट की तस्वीर है और रोजाना यहाँ से सैकड़ों लोग जो है आवाजाही करते हैं। इस किनारे से दूसरे किनारे तक वो जाते हैं। सुल्तानगंज जहाज घाट से अगवानी घाट तक सैकड़ों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, लेकिन जब से यह पुल हादसा हुआ है उसके बाद से जहाज घाट में सन्नाटा पसरा है। नाविकों को सवारी का इंतजार है। रोजाना चाचा कितने की कमाई हो जाती थी और आज का क्या स्टेटस है? कितना कमाई होती थी रोजाना? हो जा रहे 1500। और अभी क्या स्थिति? अभी बंद कर लो स्थिति बंद छे के। तो सवारी नहीं आ रहे हैं ना, बंद कर दिले सवारी यहाँ कहाँ से थे? तो कमाई कुछ ना, कमाई को पैसा ना, बंदे छे कहाँ से कमाई थे? तो असर पड़ा है आप लोगों के रोजगार पे? पड़ गया तो क्या करेंगे, पुल कर लगा। तो लोग का क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग नहीं आवेगा, बंद डरा से नहीं आवे छे, बंद कर दिले छे। डर नहीं लगे छे लोग कि गिरी पड़ते फिर जैते कौन देगा, यही से नहीं आवे छे। अच्छा, लोगों को डर है? हाँ। लोगों को डर है कि पुल गिर गया है तो इस वजह से आवाजाही नहीं कर रहे। तो हम हूँ नहीं जाए डरा हूँ ना। अच्छा, आप लोग भी उधर नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे, गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे, कदल जाएंगे उधर। अच्छा, इसी वजह से लोग नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है यहाँ। देखिए, ये जहाज घाट, हम आपको बता दें कि इस जहाज घाट से तकरीबन दर्जनों नाविक हैं। उनकी जो जीविकोपार्जन है नाव से कमाई होती है, तब उनका परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन हादसे के बाद, पुल हादसे के बाद से लोग डरे सहमे हैं। लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। नाविक सवारी के इंतजार में हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अगवानी घाट पुल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर की तरफ से चुनौती दी गई है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा है कि आरजेडी का बचाव करने की आपको चुनौती मैं देता हूं। कैमरे पर आकर आप बयान देने की चुनौती भी है आपको। लालू परिवार का बचाव करने की चुनौती दी गई है प्रशांत किशोर की तरफ से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में दम है तो कैमरे पर कहकर दिखाएं कि लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। बिहार के लोग ये नहीं कहेंगे कि लालू यादव ईमानदार है, कि उनके लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। हमने खुली चुनौती दी है नीतीश कुमार को। अगर दम है तो नीतीश कुमार कैमरे पर आकर एक लाइन खाली कह दे कि लालू जी या उनके परिवार का कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा है। ये लाइन खाली नीतीश कुमार बोल दे। कोई अगर बुलवा दे तो आप जो कहिए मैं मानने को तैयार। नीतीश कुमार ये बोल ही नहीं सकते। जीवन भर राजनीति किया इस आदमी ने, यही कहा कि लालू जी भ्रष्ट हैं। लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लालू जी पर या किसी नेता पर रेड क्यों हो रहा है। लोगों को दिक्कत इसलिए है कि वही नेता जब भाजपा से जुड़ जाता है तो उस पर रेड बंद हो जाता है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में बेगूसराय के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज बेगूसराय अस्पताल में चल रहा है। घायलों से मुलाकात करने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सदर अस्पताल पहुंचे और इस दौरान राकेश सिन्हा ने कहा कि हादसे में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भगवान का शुक्र मनाते हैं कि ये सभी बचकर आए और 6 के 6 लोग, 2 लोगों का इलाज वहाँ चल रहा है, 4 लोग यहाँ। इस बड़े हादसे को किस तरह आप देखते हैं सर? देखिए, हादसा तो हादसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं। तो ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे के बाद पूरा देश गमगीन है। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी इस घटना में मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। उन्होंने घाट पर सैंड आर्ट बनाकर मृतकों को नमन किया। बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई है कि लगातार 3 ट्रेनें आपस में टकराईं और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। मैं उनके लिए सैंड आर्ट बना करके उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से मैं दुआ करूंगा
और जो घायल हैं उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और सवाल है सिस्टम से, रेलवे विभाग से, कि ये आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। और अब बात गर्मी के सितम की, तो गोपालगंज जिले में भी भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। नदी, तालाब और दूसरे जलाशय सूख चुके हैं। खेतों में बड़ी बड़ी आपको दरारें उभरी हुई साफ नजर आ जाएंगी। ये तस्वीर देख लीजिए, ये गोपालगंज जिले की तस्वीर है। अधिकतम तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जानवर और पक्षी भी इस गर्मी से परेशान नजर आते हैं। डॉक्टर लोगों को हालांकि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की लगातार सलाह दे रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।